हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको 16 लेक्चर दिए हैं, जो कि ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स हैं। जैसे 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, इस तरह के वो लेक्चर्स थे। उन लेक्चर्स को आपने कंप्लीट कर लिया होगा, मैं होप करता हूँ इस बात का, तभी आप इस लेक्चर पे आए होंगे। क्योंकि ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन तभी समझ आएंगे अगर आपने वो सारी चीज़ें समझी होंगी। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस वहीं पे करवा चुका हूँ मैं एक किस्म के। बस ये एनसीईआरटी टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे आपके, इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करना जरूरी था, तो वहीं से एक आंसर्स बनेंगे आपके, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो ये यहाँ पे मैं सिर्फ गो थ्रू करूँगा, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि मुझे डिटेल में बताना चाहिए वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा। तो मीन्स इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं थोड़ी स्पीड में डिस्कस करूँगा, तो आपको तभी समझ आएंगे अगर आपने वो वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो अगर नहीं भी देखे फिर भी इस वीडियो को देख लो, तब भी आपको समझ थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल फोकस को आपने डिफाइन करना है। तो कॉन्केव मिरर एक बार मैं आपको डिवाइस करवा दूँ। कॉन्केव मिरर क्या होता है, इस तरह से मिरर है, यहाँ पे इसकी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जहाँ पे पोल, जहाँ पे क्या होता था फोकस, यहाँ पे क्या होता था आपका फोकस, और जहाँ पे क्या होता था आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर बाहर वाला सरफेस आपका पॉलिश किया हो तो कौन सा मिरर बन जाता है आपका, कॉन्केव मिरर बन जाता है। फोकस मैंने आपको किस तरह से समझाया था, फोकस मैंने आपको बताया था कोई भी पैरेलल रे जब इंसिडेंट होती है मिरर के ऊपर, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होती है, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये डायग्राम भी आप इस क्वेश्चन के साथ आप ऐड कर लेना, जो मैंने अभी बनाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फाइन। और आपने साथ में अपनी कॉपी को मेंटेन करते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, राइट रे दैट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइट रे जो पैरेलल होती है आपके प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्केव मिरर कन्वर्जेस एट स्पेसिफिक पॉइंट। क्या करती है, वो कन्वर्ज करती है स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं कॉन्केव मिरर का। जो क्वेश्चन फर्स्ट था किसका, एनसीईआरटी का, पेज नंबर 168। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। ओके तो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ क्या है हमें बताना है। देखिए आपको फार्मूला मैंने बताया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, R इक्वल्स टू 2F। ये फार्मूला मैंने बताया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ R, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया है। आल्सो हमें एक फार्मूला पता है, जस्ट जो मैंने आपको बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि 2F। यही लिखा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं आपके लिए एक बार जूम कर देता हूँ। देखिए तो क्या है, R इक्वल्स टू कितना है आपका, 2F है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, R इक्वल्स टू 2F है तो F किसके इक्वल होगा, R/2 हो जाएगा। R की वैल्यू कितनी है, 20 है, और नीचे 2 है, 2 के साथ ये कटेगा, कितना आ जाएगा हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 10 सेंटीमीटर। तो मीन्स फोकल लेंथ कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है, तो 10 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें बताना है कौन सा मिरर जो हमें इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है। आपने कॉन्केव मिरर के बारे में पढ़ा था, और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस भी मैंने आपको करवाए थे, दोनों केसेस करवाए थे। अब याद करो जब हमने कॉन्केव मिरर पढ़ा था तो उस केस में आपके 5 केसेस में कैसी इमेज बनती थी हमेशा, जहां तक ऑब्जेक्ट जैसी, जहां ऑब्जेक्ट से छोटी और ऑब्जेक्ट से आपकी बड़ी भी बनती थी, यानी कि इनलार्ज्ड भी बनती थी। ठीक है, अब कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, वहां पे आपकी इमेज हमेशा कैसी बनती थी, इरेक्ट बनती थी, और साथ में कैसी बनती थी, इरेक्ट बनती थी, साथ में कैसी बनती थी, वर्चुअल बनती थी। लेकिन कॉन्केव मिरर में एक ऐसा केस भी था जहां पे मैंने आपको बताया था कि आपकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और साथ में कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और साथ में कैसी बनेगी, इनलार्ज्ड बनेगी। वो केस कौन सा है आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है, अगर आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं। मैंने क्या पूछा, कॉन्केव मिरर का एक ऐसा केस है जहां पे इमेज आपकी कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। वो कौन सा केस है कॉन्केव मिरर का, तो इसका आंसर आपने देख ही लिया होगा कि कौन सा है। इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि आपको पता है इसका आंसर, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, और आपने वो केसेस 6 केसेस किए थे तो उसमें आपको बताया भी था मैंने कि एक ऐसा केस है कि वहाँ पे आपकी इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है। किस केस में, आपके
कॉन्केव मिरर के केस में, ठीक है, वो भी कैसी, इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड। फिर भी नहीं पता चलेगा तो मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बाय डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। और आपको पता है उसका आंसर तो कॉन्केव मिरर हो गया, क्योंकि वहां पे आपकी इमेज हमेशा कैसी बनती है, एक केस में बड़ी बनती है और इरेक्ट बनती है। वही क्वेश्चन में पूछा हुआ था, आंसर क्या होगा उस क्वेश्चन का, कॉन्केव मिरर हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में आपकी इमेजेस कैसी बनती थी, बहुत छोटी बनती है ना, एक तो बिल्कुल पॉइंट साइज की बनती है और एक ऑब्जेक्ट से छोटी सी बनती थी। तो दो केसेस ही थे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में। तो मैंने आपको वहां पे भी एक्सप्लेन किया था कि कॉन्वेक्स मिरर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इतना सा मिरर होता है, चाहे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर जो इमेज बनेगी बिल्कुल छोटी सी बनेगी। एक मिरर के अंदर छोटी सी इमेज बनी है तो मीन्स वो मिरर बहुत सारी इमेजेस अपने अंदर समा सकता है। एक छोटा सा मिरर बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे ऑब्जेक्ट की इमेजेस अपने अंदर बना सकता है, जिसका अल्टीमेटली मतलब क्या हो जाता है कि वो ज्यादा एरिया कवर कर सकता है उसके अंदर। उस मिरर के अंदर अगर मुझे देखना है, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर है जिसके अंदर हम ज्यादा एरिया क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन कॉन्केव मिरर आपकी ऑब्जेक्ट जैसी साइज की, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतनी साइज की इमेज बनाएगा, जहां उससे भी बड़ी इमेज बना सकता है। तो इसलिए जो कॉन्केव मिरर है वो सिर्फ थोड़ा सा एरिया ही कवर कर पाता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ऐसे करके अंदर वाली साइड इसकी पॉलिश की होती है जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होती है, तो ये क्या करता है, बहुत सारा एरिया आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो इमेजेस बनती है बहुत छोटे साइज की बनती है। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था यूजर्स में। बाय डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स के ऊपर आपने कॉन्वेक्स मिरर लगाया होता है, क्यों इसको यूज करते हैं हम, पीछे के एरिया को देखने के लिए। रीजन वही, क्योंकि इसके वजह से हम पीछे का ज्यादा एरिया को क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। अच्छा, तो कॉन्वेक्स मिरर इज प्रेफर्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन कार्स एंड व्हीकल्स एज इट गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। क्योंकि जी हमें क्या देता है, वाइडर व्यू देता है, हमें ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू हमें देता है, मीन ज्यादा एरिया हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं पीछे का। विच हेल्प्स द ड्राइवर, जो हेल्प करता है ड्राइवर को क्या करने के लिए, टू सी द मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। अगर उसको वाइडर एरिया, जब वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दे रहा है, तो जिसकी वजह से जो ड्राइवर होता है वो क्या कर सकता है, ज्यादा ट्रैफिक देख सकता है अपने पीछे। किसकी मिरर, कौन से मिरर की वजह से, कॉन्वेक्स मिरर की वजह से। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म कैसी इमेज बनाता है, ये मैंने पहले बता दिया, इरेक्ट इमेज बनाता है, और कैसी बनाता है, वर्चुअल बनाता है, और कैसी बनाता है, डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी सी इमेज बनाता है, ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। जो भी उस मिरर के सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट को रखा होता है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और डिमिनिश्ड होती है। और ये इरेक्ट और एक होती है इन्वर्टेड, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। वर्चुअल इमेज क्या है और रियल इमेज क्या है, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। फाइन, और मैंने आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की थी, उसके अंदर भी मैंने लिखा हुआ दिया हुआ है। आपको मैंने ग्रुप में वीडियो सेंड की थी बना के, उसके अंदर भी मैंने आपको रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 171। रियल और वर्चुअल इमेज को जब मैंने आपको समझाया था तब मैंने ऑडियो में समझाया था, क्योंकि उसमें आपको वीडियो की ज़रूरत नहीं थी। तो रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में जब मैंने आपको डिफरेंस बताए थे तब मैंने ऑडियो में भेजे थे, जिसने नहीं सुना तो उसको सुन लेना ग्रुप में जाके। पेज नंबर 171, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट मैंने अभी करवाया। आपको क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, कितना है, 32 सेंटीमीटर है। हुज रेडियस, हाँ आर दिया हुआ है, आपको एफ फाइंड करना है। एफ क्या होता है, आर अपॉन 2, आर की वैल्यू कितनी है, 32, डिवाइड कर दो कितने के साथ, 2 के साथ, तो कितना आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस एट 3 टाइम्स। एक कॉन्केव मिरर है वो प्रोड्यूस करता है क्या, 3 गुना मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ लोकेटेड होगी, आपको लोकेशन बतानी है इमेज की। ध्यान से देखना, एक कॉन्केव मिरर क्या कर रहा है, 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज है तो मीन्स मैग्निफिकेशन कितनी हुई आपकी, एम कितना हुआ, 3। मैग्निफिकेशन का मैंने आपको फार्मूला बताया था, व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फार्मूला देखो क्या यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या देता है आपको, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम किसके साथ लिखते हैं, स्मॉल एम के साथ लिखते हैं। पहली बात क्या फार्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
जब एक और फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को v के साथ लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u के साथ लिखते हैं। लेकिन जब हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं पर यहाँ पे हमारा एक साइन आ जाता है, कौन सा, नेगेटिव का, तो क्या होता है माइनस v अपॉन यू इक्वल टू क्या होता है h डैश अपॉन h। h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप ये फार्मूला पता चल गया होगा। और यहाँ पे मैं आपको अब जूम करके दिखा देता हूँ आगे के स्टेप। देखिए ये फाइन। और देखो मैग्निफिकेशन आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो कितनी दी हुई है मैग्निफिकेशन, वही बोल रहा है ना उसने। देखो ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस द 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और रियल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी, माइनस नेगेटिव होगी। मैग्निफिकेशन कैसी होगी आपकी, -3। समझ आ रही है बात। देखो रियल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। मैंने आपको बताया था ना, रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, नीचे की तरफ बनती है, और ऑब्जेक्ट ऐसा हमेशा ऊपर की तरफ होता है। और मैंने तुम लोगों को साइन कन्वेंशन से मैं बताया था, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो साइन कैसा लेते हैं हम, पॉजिटिव। अगर ऑब्जेक्ट आपका कैसा हो, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो साइन कैसा लेते हैं हम, नेगेटिव। रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, मीन्स नीचे की तरफ होगी, इसका साइन नेगेटिव होगा। और ऑब्जेक्ट की हाइट का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब आप मैग्निफिकेशन जब आप सॉल्व करोगे तो आपका मैग्निफिकेशन का साइन रियल इमेज के केस में कैसा आता है, नेगेटिव आता है। याद रखना इस बात को। मैंने क्या बताया, जब भी आपकी रियल इमेज बनेगी तब आपकी मैग्निफिकेशन मिरर के केस में कैसी आती है, नेगेटिव आती है। तो मैग्निफिकेशन कैसी होगी आपकी, -3। m इज इक्वल टू क्या है, -3 है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यानी कि आपको बताना है इमेज कहाँ पे लोकेटेड होगी, इमेज आपकी कहाँ पे लोकेटेड होगी, ये पूछा हुआ है आपको। तो आपको पता है, मैंने जस्ट आपको बताया माइनस v अपॉन यू इक्वल टू किसके बराबर होता है आपका, m के बराबर होता है। ठीक, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अगर m की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो दिस इंप्लाइज माइनस v अपॉन यू किसके बराबर हो जाएगा आपका, -3। माइनस माइनस क्या हो जाने हैं आपके, कैंसिल हो जाने हैं। क्या ये बात समझ आ रही है, ओके। अब साथ में क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई थी, रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की जो कहाँ पे रखा हुआ है, एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द इट। और ये कहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपका, 10 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है आपको, u दिया हुआ है। u की वैल्यू कितनी है, 10 है। दिस इंप्लाइज v अपॉन 10 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3। 10 को उस तरफ भेजोगे तो v कितना आ जाएगा आपका, 30 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कितनी दूरी के ऊपर आपकी इमेज बन रही है, 30 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर इमेज बन रही है। क्या ये बात समझ आई, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे ये लिखा हुआ, इसके हिसाब से भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस कितना है आपका, 30 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो इमेज कैसी बनी है आपकी, देखिए कितने डिस्टेंस पे बनी है आपकी, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनी है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये यहाँ पे ये नेगेटिव कैसे आ गया। देखिए इमेज मैंने आपको बताया था, कॉन्केव मिरर के केस में आपका, कॉन्केव मिरर हो चाहे कोई भी मिरर हो, आपके ऑब्जेक्ट आप कैसा लेते हो, हमेशा मिरर के केस में नेगेटिव लेते हो। क्यों, क्योंकि इसको हम हमेशा किस तरफ रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। और जब भी मिरर के इस तरफ लाइट आपकी इस तरफ जा रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में आप डिस्टेंस ले रहे हो तो साइन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव। तो u की वैल्यू कैसी आएगी आपकी, -10 आएगी। -10 जब इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपकी क्या आंसर आ जाएगा, -30 आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई, कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। फाइन, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, फाइन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन क्या दी हुई है, नेगेटिव साइन की। देयरफॉर नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, मैंने पहले बताया नेगेटिव साइन क्या बताता है आपको, इमेज कैसी होगी आपकी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ द गिवन कॉन्केव मिरर एट ए डिस्टेंस ऑफ कितने, 30 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ आ गई। नेगेटिव साइन सिंपल सा क्या बता रहा है कि इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 176। पेज नंबर क्या बता रहा है आपका, 176। देखो ये अपने ये एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है, आप मत लिखना, इसको आप रहने दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 176। तो 176 पेज नंबर देखना। तो रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर ऑब्लिकली इन वाटर।
डज द लाइट रे वेंट टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड वाई। क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आपका ये आपका इंटरफेस है, एक लाइट रे ट्रेवल करती है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है आपका वाटर, ये आ गया ना रिफ्रैक्शन वाला केस। तो रे ऐसे ओब्लिकली एंटर करती है और रे क्या कर जाती है, बेंड करती है। आपने बताना है जो रे बेंड करेगी वो टूवर्ड द नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। अगर ऐसा होगा इसका रीजन भी आपको बताना है, और ये मैंने दोनों चीजें आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं जब मैंने आपको रिफ्रैक्शन समझाई थी। तो पहले मुझे बताओ, एयर से वाटर में जाएगी तो रे क्या करेगी, बेंड करेगी, सही बात है। जब भी एयर कौन सा है, रेयर मीडियम, वाटर कौन सा आपका, डेंसर मीडियम। रेयर टू डेंसर जाती है तो रे क्या करती है, बेंड करती है टूवर्ड द नॉर्मल, यही बताया था मैंने। तो रे क्या करेगी, बेंड करेगी टूवर्ड द नॉर्मल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर के अंदर जो आपकी स्पीड होगी लाइट की वो ज़्यादा होगी, पर वाटर के अंदर जो स्पीड होगी लाइट की वो क्या होगी, कम होगी। उसके कारण आपकी रे क्या कर जाती है, बेंड कर जाती है टूवर्ड द नॉर्मल। तो जहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन लिखी होगी तो समझ लेते हैं। देखिए, When a ray enter obliquely from optical rarer medium to optical denser medium, जब भी कोई रे एंटर करती है ऑप्टिकली, कैसी, ऑब्लिकली एंटर करती है ऑप्टिकल रेयर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में, उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, स्लोज डाउन एंड बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। और क्या करती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, उसके कारण वो बेंड कर जाती है नॉर्मल की तरफ। एज वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर, जैसे कि आपको पता है जो आपका वाटर है वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, किससे, एयर से। तो इसलिए रे क्या करेगी, रे ऑफ लाइट एंटरिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। इसलिए रे क्या कर जाएगी, जो एयर से वाटर में एंटर कर रही है वो बेंड कर जाएगी किस तरफ, नॉर्मल की तरफ। द सो लाइट रे बेंड टूवर्ड नॉर्मल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपकी, रे क्या कर जाएगी, लाइट रे बेंड कर जाएगी नॉर्मल की तरफ। इस तरह से होता था, एक बार मैं याद दिला देता हूँ। ये आपका नॉर्मल होता था, ये आपका इंटरफेस है, ये एयर है और ये वाटर मीडियम है। जब भी रे ऐसे करके एंटर करती है, इसको एक्चुअली जाना ऐसे सीधा जाना होता है, पर ये चली कैसी जाती है, ऐसे चली जाती है, बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। समझ के बात को, जाना कैसे था, इसको ऐसे सीधा जाना था, पर ये चली कैसी, जाती कैसी, ऐसी। और ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस होती थी और ये एंगल ऑफ आपकी रिफ्रैक्शन होती थी। क्या ये बात समझ आ गई? ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो फिर भी आपके साथ साथ में रिवीजन हो रही है तो अच्छी बात है। जिसने ये पढ़ा, लेक्चर्स अटेंड किए, उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जिन्होंने रिवीजन की है उनको ज़्यादा समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। एक लाइट एंटर करती है कहाँ से, एयर से ग्लास में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, स्पीड क्या है लाइट की ग्लास के अंदर वो बताना है आपको। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वैक्यूम में स्पीड क्या है आपकी लाइट की वो बताना है। देखो क्वेश्चन में बताना आपकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, किसके अंदर, ग्लास के अंदर। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मैंने आपको वैसे ही बताया था, स्पीड ऑफ लाइट जो कि हम सी के साथ लिखते हैं, कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में आपको दे ही दिया है, नहीं तो ऐसे भी आपको याद होना चाहिए। तो आपको मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताया था लाइट की फॉर्म में। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फॉर्मूला बताया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी है, 3 × 10⁸, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये हमने लिख लिया। दूसरा आपको और क्या दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है ग्लास का, 1.5 गिवन है। तो आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन ग्लास। ग्लास के अंदर आपको स्पीड लाइट की बतानी है। तो सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना है, 1.5 है। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जस्ट मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको, क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इक्वल्स टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसको हम म्यू के साथ लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है आपकी, 3 × 10⁻, जहाँ पे देखो ऐसे करके लिखोगे आप, इसको म्यू के साथ भी लिख सकते हो या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन के साथ भी लिख सकते हो, मैंने बताया था। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, मीडियम का है, तो इसलिए इसके पाउंड के नीचे आपने क्या लगा देना है, एम लगा देना है, मीडियम। तो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल्स टू फार्मूला क्या हो जाएगा, C/V। C इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड V इज द आपका क्या है, वेलोसिटी इन ग्लास। इसको अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, V इस तरफ आ जाएगा और C अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, NM आ जाएगा, C/NM। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो कि क्या है 3 × 10⁸, और N यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका गिवन था आपको, कितना 1.5। अब 1.5 को डिवाइड करो 3 के साथ, कितना आ जाएगा, ये इसके साथ कितने के साथ जाएगा, 2 के साथ। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ये आपका आंसर आ जाएगा। 3 डिवाइड करना हो 1.5 के साथ आपका कितना आता है, 2 आता है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, आप योर आंसर विल बी 3 इंटू, जिसको नहीं पता चला मैंने आपके लिए जूम कर दिया, यहाँ से आप देख सकते हो। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यूनिट को ध्यान से रखना, ध्यान से देखना इनको, यूनिट्स बहुत जरूरी हैं, यूनिट्स गलत नहीं करने आपने। अच्छा, ये इजी सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हो। आपने क्वेश्चन में क्या बताना है, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। देखिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये देखो, ये आपके पास टेबल है, इसके अंदर आपने फाइंड कर लेना है। देखो क्या दिया हुआ है, ये मटेरियल का नाम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इधर भी मटेरियल का नाम है और इधर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इस तरह से ये आपको टेबल दिया हुआ है। तो देखो, ये सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं हर मटेरियल के। तो जिसका मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, यानी कि एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और जहाँ पे टेबल के अंदर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो मीन्स इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जहाँ पे क्वेश्चन में यही लिखा होगा इसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ईजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईजी है, देख लिया, लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एयर की एंड हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी, डायमंड की। एक्सप्लेनेशन वही जो मैंने आपको समझाई। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर गिवन केरोसिन ऑयल, टर्पंटीन ऑयल एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टर, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेबल। आपको ऑयल्स दिए हुए हैं, केरोसिन, टर्पंटीन एंड वाटर। इन ऑयल्स के अंदर या इन फ्लूइड्स के अंदर कौन से फ्लूइड के अंदर जो लाइट ट्रैवल करेगी, ज़्यादा स्पीड से करेगी। आपको पता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसके अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्यों, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, सुनना बात को ध्यान से, मैंने बोला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर स्पीड भी लाइट की क्या होती है, कम होती है। याद रखना, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा उसके अंदर स्पीड क्या, कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम उसके अंदर स्पीड क्या, ज़्यादा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेना है। तो देखो टेबल दिया हुआ है, तो आपको बताना है तीन चीज़ों के अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, दूसरा टर्पंटीन ऑयल के अंदर, थर्ड आपका क्या था, केरोसिन ऑयल। ये तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड होगी लाइट की, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या, कम, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम उसके अंदर स्पीड लाइट की क्या, ज़्यादा। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तीनों में से वाटर का है। तो वाटर के अंदर स्पीड की लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आपको सीक्वेंस पूछना हो तो वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद केरोसिन के अंदर कम, फिर उससे कम किसकी, आपकी टर्पंटीन ऑयल की। इस तरह से ये सीक्वेंस चलेगा। तो ये आपका इसका आंसर दिया हुआ है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन की वही आपका आंसर है, उसी तरह से इसका आंसर है। आज हम यहाँ तक ही करेंगे, पेज नंबर 184 का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जो, वो क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है, 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो कितना है, 2.42। इस स्टेटमेंट का मतलब आपने समझाना है। तो क्या है, डायमंड हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2. इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको विजिबल हो अच्छे से। फाइन, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा यार, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, जो इस क्लास में 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करो, उनको बताओ। जहाँ आपसे हायर क्लासेस में हैं उनके साथ वीडियो इस चैनल के बारे में डिस्कस करो, क्योंकि मैं 11th 12th को भी पढ़ाता हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी वीडियोस डालता हूँ। ठीक है, और भी बहुत वीडियोस डालता रहता हूँ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस चैनल को डिस्कस करो और उनके साथ शेयर करो लिंक को। चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो डायमंड हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस जो डायमंड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42। डायमंड हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 2.42, विच मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड विल रिड्यूस। जिसका मतलब क्या है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसके अंदर स्पीड लाइट की क्या होगी, कम होगी। तो मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो कितना है, 2.42। तो जिसका मतलब क्या होगा, द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड विल रिड्यूस्ड बाय, कितने फैक्टर के साथ कम हो जाएगी, 2.42 फैक्टर के साथ कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ इन द एयर।
यहाँ पे एयर की जगह आप वैक्यूम लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था एयर भी लिख सकते हैं, वैक्यूम भी लिखते हैं, क्योंकि जो एयर के अंदर है वो कितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0.003 S2 करके ऐसे कुछ है आपका। तो इतना सा हम बोलते हैं। देखिए वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है, जो एयर का होता है वो होता है 1.0002। तो इतना होता है। तो हम ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। तो लेकिन अब जो सही जो बात है वो क्या है, वैक्यूम। वैक्यूम और एयर दोनों अलग हैं। वैक्यूम यहाँ पे वैक्यूम के अंदर आपके बिल्कुल भी एयर फ्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन एयर के अंदर एयर फ्रिक्शन होता है। जहाँ पे बहुत सारी और भी गैसेस होती हैं, उसके कारण लाइट को थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है, वो थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, फिर भी कम होती है अगर रियल में देखा जाए तो। फाइन। इन अदर वर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट इन द डायमंड कितनी है आपकी 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ इन द वैक्यूम। देखिए इसको मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए क्या होता है, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C/V। C क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन V क्या स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो यहाँ पे डायमंड की आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डायमंड का इतना दिया हुआ 2.42 इक्वल्स टू C/V। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि आपका जो स्पीड होगी किसकी, डायमंड की, डायमंड के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी यानी कि कितनी हो जाएगी C/2.42, यानी कि रिड्यूस हो जाएगी कितने फैक्टर के साथ, 2.42 फैक्टर के साथ। जब मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2.42 इंटू C, ऐसा भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इन अदर वर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज क्या हो जाती है, इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ऐसे करके भी इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आए एक बार वीडियो को रिपीट करना, आपको वापिस समझ आ जाएगी। देखो मैंने क्या बताया था, C/V होता है फार्मूला। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, देखिए दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/2.42। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 1/2.42 इंटू C, ऐसा लिख सकता हूं। तो इस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। स्पीड ऑफ द लाइट इन डायमंड इज कितनी हो जाती है 2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि C क्या है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इस तरह से स्टेटमेंट को दो तरीके से आप लिख सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत। उन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर सारे कंप्लीट कर लिए हैं। वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कौन कौन से लेक्चर आपने देखने हैं, जहाँ से आप प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके अपने लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।